हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पद के बारे में पढ़ा, पद क्या होते हैं, और पदों की वहाँ पर हमने दो भेद किए थे, विकारी और अविकारी पद थे। तो उनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द रचना, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। तो ये आपके सिलेबस में है क्लास 9th के। तो यहाँ पर देखिए, उपसर्ग जब हम शब्दों की रचना करते हैं तो शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। तो यहाँ पर एक जो विधि है शब्दों की रचना करने के लिए, तो जब हम क्या करते हैं, किसी मूल शब्द में कोई अन्य शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो भी उसके आरंभ में। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी कि आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और उनमें क्या कर देते हैं, कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब हिंदी भाषा में कई प्रकार के यहाँ पर उपसर्ग हैं, उनके भी हमने भेद किए हैं। तो कुछ उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। उपसर्ग जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि वे मूल शब्द जिनमें हम कुछ आगे से यानी कि उनके प्रारंभ में हम जोड़ देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ मूल सर्ग, ये जो है आपके उपसर्ग हैं, परा, सम, आ, अप, कु, ये आपके क्या हैं, ये आपके कुछ उपसर्ग हैं। और यहाँ पर मूल शब्द देखिए, जय का मतलब होता है जीत, मोहन का मतलब एक, गमन जाना, मान इज्जत, पात्र लायक। अब इन्हीं मूल शब्दों में जब आप इन शब्दों को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर परा, धन, जय, ये कौन सा शब्द आपका आ जाएगा, पराजय। और जब ये पराजय हो जाता है, देखिए जय शब्द में हमने परा को जोड़ दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, परा को जोड़ा, तो ये जो शब्द है ये हो गया आपका पराजय। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जी जय का मतलब जीत होता है, लेकिन जब आपने इसमें एक उपसर्ग को जोड़ा तो ये आपका किसमें, पराजय यानी कि हार में आपका यहाँ पर ये बदल गया है। ठीक है। ऐसे ही सम धन मोहन, तो क्या हो जाएगा, सम्मोहन। इसको जब आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये आपका इस प्रकार से टूटेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मोहित कर लेने की कला। और मोहन का मतलब यहाँ पर एक है, तो इनके अर्थ में क्या हो गया है, परिवर्तन आ चुका है। तो यहाँ पर हमने जब किसी मूल शब्द में क्या किया, कोई यहाँ पर उपसर्ग जोड़ा, तो उपसर्ग जोड़ने से उस शब्द की जो मूल प्रवृत्ति है उसके अर्थ में परिवर्तन आया, उसके यहाँ पर पूरा ही अर्थ उसका बदल गया। जैसे यहाँ पर आधन गमन, तो गमन का मतलब होता है जाना, और आ इसमें जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा आगमन। तो आगमन का मतलब हो जाता है आना। ठीक है। ऐसे ही अप, और मूल जो शब्द है मान, मान का मतलब इज्जत, मान होता है इज्जत। ठीक है। अब देखिए इसी शब्द में जब आप अप को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द बन जाएगा बेइज्जती। तो ये आपका अपमान का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका प्रत्यय इसमें जो है प्रयुक्त हुआ है। तो प्रत्यय युक्त ये शब्द हैं, ये मूल शब्दों के अर्थ हैं। और कु धन पात्र, तो कुक पात्र का मतलब होता है लायक, और जब आप कुपात्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, कुपात्र का मतलब होता है नालायक। ठीक है। तो ये शब्द है। तो देखिए उपसर्गों की यहाँ पर तीन विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है। उपसर्गों की तीन विशेषता क्या है। उपसर्ग की तीन विशेषता, तो जब भी कोई उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो ये तीन विशेषताएं बताता है। ठीक है।
पहली विशेषता क्या है, जिस भी शब्द के साथ वो जुड़ता है, शब्द के जिस भी मूल शब्द के साथ वो जुड़ता है, उसके अर्थ में वो नई विशेषता ला देता है। शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। तो क्या यहाँ पर शब्द के अर्थ में विशेषता लाना, पहला क्या है, शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई उपसर्ग किसी शब्द में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो वो क्या करता है, किसी शब्द के अर्थ में जो है विशेषता लाता है। जैसा कि हमने पीछे भी उदाहरण में देखा था, मैं यहाँ पर शासन में अनु जोड़ती हूँ, ये मूल शब्द है, ये क्या है, ये मूल शब्द है, ये आपका मूल शब्द हो गया है, और ये आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, अब इस मूल शब्द शासन में मैंने किसको जोड़ा है, अनु को जोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से आपके पास एक नया शब्द मिलेगा, जिसको आप क्या कहेंगे, अनुशासन। शासन में आपने अनु जोड़ा तो एक नया शब्द आपको मिला, और वो शब्द क्या है, अनुशासन। अब ये जो शब्द के अर्थ में विशेषता लाना, उपसर्ग की 3 विशेषताएं बताई गई हैं, यानी कि 3 काम करता है उपसर्ग जब किसी शब्द के साथ वो जुड़ जाता है। तो क्या किया इसने, पहले यहाँ पर जो मूल शब्द था वो शासन था, शासन का दूसरा अर्थ होता है, और जब हमने इसमें उपसर्ग को जोड़ा, उपसर्ग अनु को जोड़ा, तो इसका जो अर्थ है वो पूरा ही अर्थ बदल गया है, ये अब अनुशासन हो गया है। इन दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। तो इस समय इस उपसर्ग ने क्या किया है, अर्थ में विशेषता लाया, अर्थ में कुछ बदलाव ये लेके आ गया। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी उपसर्ग की, शब्द के अर्थ को उलटना। उलटना या विपरीत कर देना, या विलोम अर्थों को उल्टा कर देना। ठीक है, जब हम किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जोड़ते हैं, तो वो जो उपसर्ग है, यहाँ पर पहले में उसने क्या किया, उसका अर्थ बदल दिया। अब दूसरा काम क्या है उपसर्ग का, उपसर्ग क्या करता है, उस मूल शब्द के अर्थ को ही उलट देता है, उस मूल शब्द के अर्थ को ही वो उलट देता है। जैसे यहाँ पर आपके पास कोई शब्द है, जैसे सत्य, तो सत्य। ठीक है, अब इस सत्य में यदि आप अ उपसर्ग को जोड़ दें, इसमें मिला दें, तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, असत्य। इसका अर्थ हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए, ये जो अ है ये उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, अ आपका क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, मूल शब्द है, ये आपका सत्य जो है मूल शब्द है। इस मूल शब्द सत्य में हमने क्या किया, अ उपसर्ग को जब जोड़ा, तो इसका जो अर्थ है वो इसके बिल्कुल विपरीत हो गया, मूल शब्द के विपरीत इसका अर्थ आ गया। सत्य और असत्य, आप जानते हैं इसका विपरीत शब्द है ये, सत्य का मतलब सच बोलना, असत्य मतलब झूठ बोलना। तो ये क्या हो गया है, इसका विपरीत, इसको इसने अर्थ को ही उलट दिया। तो जब हम किसी उपसर्ग में क्या करते हैं, किसी मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ते हैं, तो वो कभी कभी उसका बिल्कुल अर्थ उलट देता है। तो 3 विशेषताएं यहाँ पर बता रही हूँ। पहली विशेषता क्या है, शब्द के अर्थ में विशेषता लाना, यानी कि
आपके पास मूल शब्द जो था उसको जब आप उसमें उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नई विशेषता लाएगा, एक नया ही उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये है इसके दो विशेषताएं। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? अब तीसरी जो विशेषता है वो शब्द के अर्थ में कोई विशेष विशेषता तो नहीं लाता है, कोई नया अर्थ तो नहीं आता है, लेकिन वो उस अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है ना? तीसरी विशेषता क्या बताई गई है? सभी लिखेंगे कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल शब्द के अर्थ के, मूल शब्द का जो अर्थ है, मूल शब्द के अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है, जो भी मूल शब्द का अर्थ होगा, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द वो घूमेगा। मूल शब्द के अर्थ के या मूलार्थ के इर्द गिर्द यानी कि उसके आसपास अर्थ प्रदान करना। तो तीसरी जो विशेषता है उपसर्ग की, ये क्या करता है? शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं लाता है। जैसे इन दोनों में उसने बिल्कुल उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया, शुरू में कुछ नया ही अर्थ निकला। पहली जो विशेषता है उसमें जब हमने किसी मूल शब्द में क्या किया, उपसर्ग को जोड़ा, तो फिर उसने एक नया अर्थ यहाँ पर लेके आया। इसके बाद दूसरी जो विशेषता थी, शब्द के अर्थ को उलटना, यानी कि उसके विपरीत अर्थ कर देना, सत्य का असत्य हो गया, है ना? तो ऐसे ही जो तीसरी विशेषता है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल शब्द के जो अर्थ हैं उसी के इर्द गिर्द वो क्या करता है, उसका अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है इसकी तीसरी विशेषता। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, कोई शब्द जैसे आपका शुद्ध है और इसमें आप कोई उपसर्ग भी जोड़ते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है विशुद्ध। ठीक है, तो ये जो शब्द है एक नया अर्थ नहीं आया है, उसी के इर्द गिर्द शुद्ध विशुद्ध, तो कुछ इर्द गिर्द ही इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, उपसर्ग की तीन विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं? शब्द के अर्थ में वो विशेषता लाता है। जैसे यहाँ पर अनुधन शासन, ये आपका मूल शब्द था, इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा अनु, तो इसने एक नया अर्थ लेके आया, एक नया अर्थ, है ना? नया अर्थ यहाँ पर आप लिख लेंगे, नया अर्थ इस शब्द का निकला जब हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा। दूसरी विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ को उलटना। जब हम किसी मूल शब्द में कोई उपसर्ग जोड़ते हैं तो वो उस मूल शब्द के अर्थ को क्या कर देता है, बिल्कुल विपरीत कर देता है, उसको उलट देता है। तीसरी विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल शब्दों के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। तो जैसे शुद्ध है विशुद्ध है, दोनों ही लगभग क्या है, एक जैसे अर्थ इसके निकलते हैं। तो इस प्रकार से जो ये तीन जो है उपसर्ग की यहाँ पर विशेषता है। तो उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में आरंभ होते हैं। उपसर्ग शुरू में आरंभ होके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ मूल शब्द हैं, जय, जिसका अर्थ होता है जीत, इसका जो प्रत्यय हमने इसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा। ठीक है ना? तो उपसर्ग जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका क्या, पराजय। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्गों की बात की गई, हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्गों की बात की गई है। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के, और तीसरा है विदेशी। विदेशी में आपके उर्दू, अंग्रेजी, इस प्रकार के जो है उपसर्ग आ जाते हैं।
ठीक है ना। कहीं कहीं इनको 5 प्रकार का बताया गया है, उसमें हिंदी के अलग कर दिए थे और उर्दू और फारसी के अलग कर दिए थे, लेकिन विदेशी में ये सभी जो है उपसर्ग आ जाते हैं। यहाँ पर हम कंबाइंड रूप में आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहला है संस्कृत के उपसर्ग। अब आपने शब्दों के, जब हमने क्या किए थे, भेद किए थे, वहां पर हमने शब्दों के भेद अलग अलग प्रकार से की थी, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, और उसके बाद उसके प्रयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार से उसके भेद किए थे हमने संस्कृत के उपसर्ग। अब आप वहां पर जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्दों की हमने वहां पर बात की थी। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जिनको यूं का त्यों, यानी कि जैसे वो संस्कृत में थे वैसे ही उनको हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्दों को तत्सम कहा जाता है। और कुछ शब्दों को हमने उसमें थोड़ा सा उसमें क्या किया है, परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करने के बाद उसको हिंदी में प्रयोग किया है, वो आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो क्या होते हैं, ये हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो संस्कृत के उपसर्ग हेडिंग डालेंगे, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको जब हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों तत्सम, जैसे वो संस्कृत में है ऐसे ही यदि उनको यहाँ पर भी प्रयोग करते हैं, कहाँ पर, हिंदी भाषा में, तो उन शब्दों को कहा जाता है क्या, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। ठीक है, वहां पर हमने शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है यहाँ पर, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। क्यों तत्सम कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत शब्द के जो, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं हिंदी में वो प्रयोग जैसे के तैसे जब होते हैं तो उनको तत्सम क्या कहा जाता है, शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्दों में यानी कि उन तत्सम शब्दों में कुछ उपसर्ग हम जब जोड़ते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ये प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर एक शब्द है आचार, ठीक है, इस आचार ये आपका मूल शब्द है, इस आचार शब्द में हमने अति लगा दिया तो इससे बना अत्याचार। ऐसे ही लब, तो इसमें आपने दुर लगाया तो दुर्लभ। तो ये शब्द आपके क्या हैं, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके अलावा संस्कृत के कुछ और यहाँ पर उपसर्ग भी हैं, इन सभी उपसर्गों को आप सभी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर और जो उपसर्ग है इनसे बनने वाले जो नए आपके क्या हैं, तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग हैं, वो ये सभी शब्द हैं। अ का मतलब होता है अभाव या नहीं, तो किसी चीज में अभाव, अभाव को, अभाव क्या मतलब, जो नहीं, प्रेजेंट नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है, उसको अभाव कहा जाता है। तो नहीं, ठीक है। तो ज्ञान का जैसे हम क्या लिखते हैं, अज्ञान, तो ज्ञान जो उपसर्ग, ज्ञान जो शब्द है ये मूल शब्द है। इस ज्ञान शब्द में जब आप अ लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा अज्ञान। तो ये कौन सा अर्थ, ये विपरीत अर्थ को यहाँ पर क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मूल शब्द का जो अर्थ है उसके विपरीत, उसके उलट देना। तो इस अ ने ज्ञान को अज्ञान कर दिया है। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है ना, जानकारी, और अज्ञान ये इसका उल्टा हो गया। अपवित्र, पवित्र का अपवित्र, ऐसे ही दृश्य अदृश्य, अधर्म धर्म का अधर्म, नीति का अनीति, व्यय का अव्यय। तो ये सभी शब्द कैसे हैं, अभी हमने इसके 3 यहाँ पर क्या पढ़े थे, विशेषता पढ़ी थी उपसर्गों की। कौन कौन सी विशेषता? पहली विशेषता थी कि ये शब्द के अर्थ में कुछ अलग सी विशेषता लाता है, विशेषता लाना। दूसरा था शब्द के अर्थ को उलटना, तो ये दूसरी विशेषता से ये जो है शब्द आपके यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे ही देखिए सारे शब्द ऐसे ही है, ज्ञान धन अज्ञान, अधन पवित्र अपवित्र, अधन दृश्य अदृश्य, ऐसे ही अधन धर्म अधर्म, अधन नीति अनीति, ऐसे ही अधन व्यय अव्यय। ये सभी शब्द जो हैं क्या कर रहे हैं, इनके अर्थों को उलट रहे हैं। जो इनके मूल शब्द हैं उन मूल शब्दों के अर्थों को ये यहाँ पर उलट रहा है, बदल रहा है।
ठीक है, चलिए इसको आप लिख लेंगे। आप इसको यहाँ से इस प्रकार से भी लिखेंगे कि जो अपवित्र शब्द है, ये किस किस से मिला है? उपसर्ग यहाँ पर लगा है अ, धन, पवित्र। ठीक है, अधन पवित्र। ऐसे ही अदृश्य जो शब्द है, ये किस प्रकार से बना है? उपसर्ग यहाँ पर अ हो जाता है और दृश्य यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है, ऐसे ही जब आप बात करेंगे अधर्म की, तो अ यहाँ पर उपसर्ग है, अ उपसर्ग धन, धर्म, तो अधर्म। ऐसे ही अनीति की जब आप बात करेंगे, तो अनीति, अधन नीति। तो देखिए मूल शब्द आपके क्या क्या निकाल के आ रहे हैं। ऐसे ही अव्यय की जब बात करेंगे, तो व्यय का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग धन व्यय। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं उपसर्ग से मिलकर बने हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर, सभी ने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो आप इसके उपसर्ग को यहाँ से अलग कर सकते हैं, मूल शब्दों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा है अंतर। तो अंतर का जो अर्थ निकला ये भीतर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से शब्द बने हैं? अंतरराज्यीय, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातीय और अंतर मन। तो ये सभी शब्द जो हैं अंतर से मिलकर बने हैं। अंतर धन राज्यीय, ऐसे ही अंतर धन राष्ट्रीय, अंतर धन जातीय, ऐसे ही अंतर धन मन। तो इन शब्दों को भी आप विच्छेदित कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं अंतर राज्यीय। ठीक है, तो आप यहाँ से अंतर जो आपका क्या है? उपसर्ग है, इसको अलग निकालिए और मूल शब्द आपका क्या आ जाएगा फिर? राज्यीय। ठीक है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय, तो इसका जो उपसर्ग है अंतर्धन राष्ट्रीय। ठीक है, और शब्दों को भी आप खुद से निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अंतर्धन राष्ट्रीय। ऐसे ही अंतरजातीय, तो यहाँ से भी आप अपने उपसर्ग को निकाल लें। अंतर धन जातीय, तो हमने यहाँ से क्या किया? उपसर्ग को निकाल लिया और मूल शब्द आपके पास यहाँ पर ये आपका राज्य हो गए। ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके मूल शब्द हैं। ये आपके क्या हैं? मूल शब्द हैं। और ये अंतर आपका क्या है? ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही और भी यहाँ पर है। अति का मतलब बहुत होता है। इनके सभी मूल शब्दों को, सभी शब्दों को आप लिख लें और घर में जा करके इन सभी शब्दों के उपसर्ग को अलग कीजिए और उसके बाद मूल शब्द क्या आपके पास आया उसको आप लिख करके कल की क्लास में हम इससे पूछेंगे। जैसे ये आपका अति का मतलब बहुत हो जाता है, तो अतिशय, तो यहाँ से आपने अति उपसर्ग को अलग निकालना है और इसके बाद नए जो आपके मूल शब्द थे उन मूल शब्दों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका अध का मतलब नीचे, तो देखिए अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन, ये सभी शब्द हैं। इनके आप मूल शब्द अलग निकालेंगे और इनके उपसर्गों को अलग निकालेंगे। अधि का मतलब श्रेष्ठ या ऊपर, तो अधिकार, अधिगमन, अधिगम, अधिकृत, अधिपति, ये सभी शब्द इसमें आ जाते हैं। अनु का मतलब पीछे होता है, तो अनुगमन,
अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। मूल शब्दों को अलग निकालेंगे सभी बच्चे, घर जाके होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो इनके मूल शब्दों को और इनके उपसर्गों को आप निकालेंगे। इसके बाद अप का मतलब होता है बुरा, अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। ये सभी शब्द किसमें आ जाते हैं, अभी उपसर्ग के जो शब्द हैं ये हैं। अब का मतलब, अभी का मतलब सामने, तो अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। ऐसे ही अव का मतलब बुरा, अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश और अवशेष। ये सभी शब्द हैं, इनको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद कल की क्लास में इसके मूल शब्दों को आप लिख करके लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।